नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम आपके लिए बेहद ही खास विषय लेकर आए हैं जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो सीधे सीधे समसामयिक विषय है और आज के समय में खेती किसानी से जुड़े हुए अहम विषय है। तो आइए सबसे पहले बता दें किन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय रहेगा बसंतकालीन गन्ना एवं सह फसली खेती और इसके साथ ही बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में। तो बहुत ही अहम विषय हैं जिन्हें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप भी पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और जब भी आप मेल भेजें तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और इसके साथ ही हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए आपका परिचय हम करा दें हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। डॉक्टर एसएन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और साथ ही डॉक्टर समरपाल सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। तो आइए यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं बसंतकालीन गन्ने के बारे में और इसकी सह फसली खेती की भी बात करेंगे, लेकिन गन्ने की आइए पहले बात करते हैं क्योंकि हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और इसे साल में वैसे तो कई बार ले सकते हैं, लेकिन खासतौर पर अगर बसंतकालीन गन्ने की बात करें तो डॉक्टर एसएन सिंह बताएं हमें कि इसकी क्या अहमियत है। देखिए, ऐसा नहीं कि सभी लोग जानते हैं, किसान भाइयों आप भी जानते हैं कि ये गन्ना हमारी एक प्रमुख नकदी फसल है। बिल्कुल। और इससे जो ना हमारी जो ना थैली मोटी होती है और थैली मोटी होने की प्रबलता और भी बढ़ती जा रही है जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने का जो आह्वान है, जो उन्होंने जन चेतना जागृत की है कि अगर हम गन्ने से भी एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो उतनी ही ज्यादा विदेशी मुद्रा की हम लोग बचत कर सकेंगे और गन्ना जितना ज्यादा उगाएंगे उसको उत्पादन के फलस्वरूप किसानों को आय अच्छी होगी, उनकी आमदनी दुगनी होगी। तो उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वसंतकालीन में गन्ने की बुआई की जाती है। और बसंतकालीन गन्ने की बुआई कैसे करें, कौन कौन सी प्रजातियों को हम उगाएं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रति इकाई क्षेत्रफल व समय से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करें। न केवल गन्ने का उत्पादन बल्कि चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस तरह की तकनीकियों को हमें अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि वसंतकालीन गन्ने की खेती कैसे करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें। बिल्कुल, कैसे ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं बसंतकालीन गन्ने से और साथ ही इसकी सह फसली भी अगर करते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी आमदनी भी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय मुख्य रूप से जायद की फसलों का है, जिसके तहत ही बसंतकालीन फसलें आती है। इसमें जब खेत खाली पड़े हो और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ जायद की फसलें लगाकर लाभ लिया जा सकता है। जायद सीजन में मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का, चना, हरा चना, कपास, जूट आदि की खेती की जा सकती है। जिन फसलों की बुआई कतारों में की जाती है, उसमें बचने वाले स्थान का प्रयोग सह फसलें लगाने में किया जाता है। बसंतकालीन गन्ने के साथ किसान दलहनी, तिलहनी फसलें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मटर, मसूर, सरसों, गेहूं, बेल वाली सब्जियां जैसे घिया, तोरी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, चप्पल कद्दू भी लगा सकते हैं।
हालांकि फसल का चुनाव करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि इससे मुख्य फसल के उत्पादन पर असर ना हो। हालांकि इसका लुभावना पक्ष ये भी है कि कभी-कभी इन फसलों से मुख्य फसल की लागत निकल आती है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी है। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर समरपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि मूंग भी ऐसी एक प्रमुख दलहनी फसल है जिसकी खेती साल में कई बार ले सकते हैं। खास तौर पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की बात की जाए तो ये किस तरह की अहमियत रखती है किसानों के लिए, और मूंग की जो खेती है वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति की बात की जाए या किसानों की आमदनी के लिहाज से बात करें तो आप किस रूप में इसे देखते हैं? जी, जैसे मूंग की खेती है, मूंग की खेती अगर किसान भाई करते हैं तो उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा और उसके साथ ही हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरकता सुधरेगी। क्योंकि जो मूंग की खेती, मूंग की जो फसल है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज़मीन में करती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने से जो है ज़मीन की जो उर्वरकता बढ़ती है और इसमें कम फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है और इसका जो खर्च है लगभग 20 से 22 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। और इसमें जो जिसका जो MSP है 7,755 है और इस हिसाब से अगर किसान भाई खेती करते हैं तो एक हेक्टेयर में लगभग वो 15 कुंटल के लगभग मूंग प्राप्त कर सकते हैं और 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आमदनी ले सकते हैं। तो जो किसान भाई इस समय जैसे गेहूं की फसल कटने वाली है, आलू की फसल कटने वाली है और सरसों की फसल कट चुकी है, तो वो किसान भाई अपने खेतों को खाली ना छोड़ें, अपने खेतों में मूंग की फसल लें, जिससे क्या है उन्हें एक्स्ट्रा आमदनी मिलेगी और अगली वाली फसल जो लेंगे उसमें जो है जो फर्टिलाइजर की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम लगेगी और हमारी उर्वरक शक्ति जमीन की बढ़ेगी। इस प्रकार से अपनी उर्वरक शक्ति के साथ साथ अपनी आय को बढ़ा सकते हैं किसान। बिल्कुल, अगर खेत आपकी खाली है तो इस समय आप मूंग की फसल दे सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त आमदनी भी मिलेगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी मजबूत होगी। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए अच्छा है। इनकी 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक बुआई का काम कर सकते हैं। मूंग के लिए नम व गर्म जलवायु की जरूरत होती है। इसके विकास के लिए 25 से 32 डिग्री तापमान अनुकूल होता है। वहीं पकते समय साफ मौसम व 60% आर्द्रता होनी चाहिए। मूंग की खेती दोमट से बलुई दोमट मिट्टी, जिनका pH मान 7 से 7.5 हो, इसके लिए उत्तम है। साथ ही खेत में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद खेत की तुरंत जुताई कर 4 से 5 दिन छोड़कर पलेवा कर ले। पलेवा के बाद 2 से 3 जुताई का पाटा लगाकर खेत को समतल व भुरभुरा बना ले, जिससे उसमें नमी संरक्षित हो जाती है व बीजों से अच्छा अंकुरण मिलता है। बुआई के लिए स्थान के हिसाब से उन्नत किस्मों का चुनाव करें। 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है। बुआई से पहले बीज को कार्बनडाजिम प्लस कैप्टॉन 30 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद इस उपचारित बीज को विशेष राइजोबियम कल्चर की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से परिशोधित करके बुआई करें। मूंग में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। वहीं फसल पकने के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दे। मूंग करीब 60 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से जो ग्रीष्मकालीन मूंग है उसकी खेती की जा सकती है और इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए गन्ने की फसल के बारे में भी यहाँ पे कुछ और जानकारी ले लेते हैं। और डॉक्टर एहसन सिंह, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो वसंतकालीन गन्ना है उसके लिए खास किस्मों का चुनाव किसानों को करना चाहिए, तो वो कौन सी किस्में हैं इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले यहाँ पर ले लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी इस वक्त गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बसंतकालीन जो गन्ने लगाए जा रहे हैं जी, उसकी कौन सी किस्में जो है बलुई मिट्टी में लगाना उपयुक्त होगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। बलुई मिट्टी में लगाना उचित होगा, यही सवाल है आपका? हाँ जी सर, जी सर। हाँ, देखिए बलुई मिट्टी में क्या होता है ना कि जो है ना, जो भी आप सिंचाई करते हैं या जो भी खाद उर्वरक आप डालते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि बलुई मिट्टी हल्की मिट्टियाँ होती हैं, तो उससे जो भी आप
ये चीज़ें डालते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं, तो जल्दी से वो लीच डाउन कर जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है। ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए कि आपको जो मात्रा खाद उर्वरक की है उसको थोड़ा थोड़ा करके वो कई बार में दें। गोंडा साइड की जो मिट्टियाँ हैं उनमें जो है ना गन्ने की जहाँ खेती होती है बहुत अच्छी मिट्टियां हैं, और ऐसी मिट्टियों में अगर आप चीनी मिल की सड़ी हुई मैली मिल जाए, जिसको कि हम प्रेसमट के नाम से जानते हैं, अगर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से लेकिन सड़ी हुई हो, उसको अगर बुआई के पूर्व नालियों में प्रयोग करते हैं तो ऐसी मिट्टियों में भी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो उर्वरक आप प्रयोग करेंगे उनसे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अभी देखिए बातचीत चल रही थी, आप भी सुन रहे होंगे कि हमारे जो विशेषज्ञ मेहमान जो हमारे दूसरे साथी बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कि आप जो है ना ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करनी है। तो देखिए मूंग जो है ना इतनी बढ़िया फसल है, और आपकी जो है ना जो हल्की मिट्टियों की बात कर रहे हैं वहाँ पर मूंग की फसल बहुत बढ़िया हो जाती है, 60 से 65 दिन में पक कर के तैयार हो जाती हैं। और ऐसी ऐसी प्रजातियाँ मूंग की आ गई हैं कि 1 या 2 बार में उनकी तुड़ाई हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या आज तक ये थी मूंग की फसल में कि फलियों की तुड़ाई जो है ना कई बार में करनी पड़ती थी, लिहाजा उसमें श्रमिकों की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। अब ऐसी प्रजातियों की बुआई करने से 1 या 2 बार में आप उनकी तुड़ाई कर सकते हैं, और गन्ने की लाइनों के बीच में अगर आपने उसकी सहफसली खेती की है तो उससे जो है ना ज़्यादा मुनाफा आपका हो सकता है। लेकिन चूंकि बातचीत चल रही है उसमें हम बातचीत को जारी रख सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा डॉक्टर हसन सिंह बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, उनका भी सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता गन्ने में जो साग फसली हम लोग लेते हैं तो इसमें जैसे कुछ हमारी फसलें ऐसी होती है जिसमें ज्यादा पानी लगता है, कुछ ऐसी फसलें होती है जिसमें कम पानी लगता है, कुछ हमारे मोटे अनाज होते हैं। तो हमें गन्ने को सेहत को देखते हुए कौन सी फसल लेनी चाहिए? दूसरी जो मूंग है, मूंग जो जब बुआई के बाद हमें हर 15 दिन पर 1 महीने पे हमें कौन कौन सी क्रियाएं से अपनाना चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हमारी हो सके? जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, और मैं इस आपके सवाल के लिए जो है ना मैं नतमस्तक हूँ आपके सवाल के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मूंग और उड़द की जो फसलें हैं उनमें जो है ना एक सबसे बड़ा रोग लगता है जिसको कि हम मोज़ेक रोग के नाम से जानते हैं। इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फलियां नहीं बनती हैं, लिहाजा ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जो मोज़ेक रोग रोधी प्रजातियां हों। और दूसरी बात अभी शुरुआती दौर में बता दिया गया था कि जो बीज आप ले जाएं उसका बीज का शोधन जरूर कर लें। बीज का शोधन आप जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ अगर आपको एक राइजोबियम कल्चर एक जीवाणु होता है उससे अगर उपचारित कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसा कि बताया भी गया है कि जो उसमें राइजोबियम के जो जीवाणु होते हैं उनमें इस तरह की जो है ना क्षमता होती है कि हमारे वायुमंडल में जो नत्रजन होती है जिसको कि हम यूरिया के माध्यम से अपने फसलों के लिए देते हैं, तो उस नत्रजन को, उस नाइट्रोजन को छोटे छोटे बैक्टीरिया जिनको कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों को और मिट्टी को उपलब्ध कराते हैं। और ऐसी दशाओं में अगर 20 से 25% नाइट्रोजन यानी यूरिया अगर आपने कम भी दिया तो पूरी नाइट्रोजन या पूरी यूरिया देने के बाद भी हमें वही उपज मिल जाती है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 20 से 25% आप नाइट्रोजन या यूरिया की बचत कर सकते हैं। आपका जो मुख्य सवाल ये था कि जो गन्ने के साथ में ऐसी फसलें हैं, कोई कम पानी चाहने वाली होती हैं, कोई ज़्यादा पानी चाहने वाली होती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से ऐसी ऐसी मशीनों का विकास किया गया है, और उस एक मशीन का नाम है रेज्ड बेड शुगर केन प्लांटर। वो क्या करता है कि आपकी चौड़ी पट्टी, उठी हुई चौड़ी पट्टी खेत में बनाता जाता है और साइड में नालियां बनती जाती हैं। नालियों में आप गन्ने की बुआई कर दें, और जो चौड़ी पट्टी ऊपर आती है अगर 120 सेंटीमीटर नाली से नाली की दूरी हो जाती है तो 4 पंक्तियों की बुआई वो मशीन कर देती है। आपको सिंचाई करनी है नालियों में, ज़्यादा पानी दलहनी फसलों को नहीं चाहिए होता है,
लिहाजा पानी आप गन्ने को देंगे और जरूरत के हिसाब से पानी रिस करके और उड़द और मूंग की फसलों को मिल जाएगा और ज्यादा पानी से उनको नुकसान भी नहीं होगा। आपकी उड़द और मूंग की फसल की उपज भी अच्छी हो जाएगी और गन्ने की फसल भी आपकी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से और विस्तार से बताया आपने कि किस तरह से अगर फसलें ले रहे हैं वसंतकालीन गन्ने के साथ तो उसे लगाना किस प्रकार है ताकि जो तमाम फसलें हैं वो अच्छी तरह से उग पाए और अच्छा उत्पादन दे पाए। तो उम्मीद है नंदस्वरूप जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से। उनका सवाल जानते हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मैम नमस्ते, हमारे विशेषज्ञों को भी नमस्कार। मैम मेरा सवाल था मूंग के बारे में। हमारे यहाँ पे काफी संख्या में किसान मूंग बोते हैं, हम लोग भी बोते हैं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मूंग की कोई नई किस्म आई हो तो उसके बारे में बताइए। और गेहूं की फसल अभी लगी हुई है तो 1 महीने के बाद बो पाएंगे तो क्या लेट हो जाएंगे या फिर अच्छी किस्म कौन सी रहेगी जो जल्दी समय में आ जाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिर उस टाइम पे बारिश होने लगती है और हम लोग की फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं मूंग की अच्छी किस्में कौन कौन सी हो सकती है। डॉक्टर समरपाल जी, सब इनका मतलब जो सवाल है बहुत अच्छा है क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन जो मौसम है इसमें मूंग की जो फसल है उसका समय का अंतराल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि गेहूं की फसल खड़ी हुई है और गेहूं की फसल कटेगी 1 महीने बाद। 15 अप्रैल तक खेत हमारे खाली होंगे। तो हम अपने खेत में इस प्रकार की वैरायटी का चुनाव करें कि जिससे हमारे को 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर जो है हमारी जो मूंग पक जाए। तो उसके लिए MS 421 वैरायटी है मूंग की जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मतलब निकाली गई है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि एक समय में पकती है और इसमें कोई फली झड़ती नहीं है और सामान्य रूप से पकने के बाद किसान भाई इसे जो कि हार्वेस्टर वगैरह से काट सकते हैं। और ये जो मूंग की जो वैरायटी है MS 421 इसकी खास बात यह है कि इसमें जो येलो मोजेक वायरस जो है उसके प्रति जो है स्टेंट है, मतलब उसमें कोई भी किसी प्रकार की जो है पीली पत्ती वगैरह नहीं मतलब दिखाई देंगी और इसकी उपज क्षमता भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए जो किसान भाई मूंग की खेती करना चाहते हैं गेहूं के बाद तो वो MS 421 वैरायटी का चुनाव करें और निश्चित रूप से अच्छी फसल अच्छा मुनाफा पाएंगे। बिल्कुल, तो विपिन जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और कौन कौन सी अच्छी वैरायटी आप ले सकते हैं ये आपने जान लिया यहाँ पर। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बसंतकालीन गन्ना और सहफसली खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर भी हमारी बातचीत यहाँ पर जारी है। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर समरपाल आपसे जानना चाहेंगे कि मूंग की खेती जो किसान करना चाहते हैं इस वक्त यानी ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करना चाहते हैं उन्हें किस तरह से जो बीज की मात्रा है वो लेनी चाहिए, इसके साथ ही बीज की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए और इससे पहले खेत की तैयारी के दौरान क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, पहला तो यह है कि जो किसान भाई मूंग की खेती लेना चाहते हैं
तो उसमें चुनाव करना है कि कौन सी फसल के बाद लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय सरसों की कटाई चल रही है। तो इस समय अगर लेंगे तो वो बसंतकालीन मूंग कहलाएगी, और उसके लिए जो है किसान अच्छी वैरायटियों का चुनाव किसान भाई करें। जैसे MS 421 वैरायटी है, इसका चुनाव करें, जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई है। पूसा 1431 वैरायटी है, जो कि 55 दिनों पक जाती है। क्योंकि कम समय वाली वैरायटियों किसान भाई चुनाव करेंगे तो उससे क्या है, हमारी जो पूरा जो जून जुलाई में जो बरसात होती है फसल के पकते समय, तो उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं और हमारा जो उत्पादन है हमारे घर में आसानी से आ सकता है। तो उसके लिए हमारे को ध्यान रखना है कि वैरायटी का, कम समय वाली का। और आती है बात कि किस प्रकार का, मतलब किस बीज का कितनी दर रखें। तो हम 10 किलो प्रति एकड़ या 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज अपने मतलब मूंग का बीज रखें। और उसके बाद क्या है, बीज की जो दूरी है, बीज की दूरी और लाइन की दूरी हमारी रहनी चाहिए 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी रहनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। और इस बीज की बुवाई से पहले हमारे को बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। बताया था सर ने, जैसे कि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें। उसके लिए आप 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर, पूसा संस्थान में माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन में मिलता है राइजोबियम कल्चर, और मूंग की फसल के लिए इस विशेष कल्चर है ये। तो उसमें कल्चर के लिए आप प्रयोग करें, बुवाई से पहले बीज का उपचार करें। इसके लिए क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है हमारे को, और 1 लीटर पानी लेने के बाद उसमें 250 ग्राम गुड़ मिला के गर्म करना है। जब घोल बिल्कुल तैयार हो जाए उसे ठंडा करना है। उसके बाद में उसके बाद में 1 पैकेट 200 ग्राम का राइजोबियम का उसमें डालना है, और फिर अपने बीज को में अच्छे से मिलाना है। फिर उसके बाद 4-5 घंटे तक सुखाने रख देना है, मतलब बीज को अच्छे से मिला के फिर बुवाई करनी है। इससे क्या है, हमारे जो राइजोम बैक्टीरिया हैं, वो पौधे में जो गांठें रहती हैं, राइजोम बोलते हैं इसे, राइजोम, तो उनकी वृद्धि अच्छी करते हैं वो, और हमारा जो पौधा है अच्छे से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा, और फिर जो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरी सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब जी, जो गन्ना लगाया हुआ है तो उसमें से ना मैं कई गन्ने जो है लाल रंग के हो गए हैं। अच्छा। तो इसके बारे में भी बताना, और अच्छी वैरायटी बताना जिसका के बहुत बढ़िया गुड़ तैयार हो। जी 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 जी। एक सवाल और है जी कि जो मूंग की कोई वैरायटी अच्छी बताई जाए, और उसका बीज जो है कितना पड़ेगा 1 एकड़ में। ठीक है, दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। पहले गन्ने से जुड़ा जो आपका सवाल है उसका जवाब लेते हैं कि गन्ना लाल पड़ रहा है कि क्या वजह हो सकती है। हाँ, देखिए समरपाल सिंह जी, जो आपने पंजाब से सवाल पूछा है, गन्ने में जो लाल रंग वाली बात करते हैं, तो गन्ने में तो एक लाल रंग होता है। गन्ने में एक बीमारी होती है लाल सड़न, जिसको कि हम रेड राट के नाम से जानते हैं। और ये बीमारी ऐसी होती है कि इसका समय से अगर उसका प्रबंधन न किया जाए, गन्ने की प्रजातियों पर विशेष ध्यान न दिया जाए, तो अच्छी गन्ने की प्रजातियां जो है ना खेती से बाहर हो जाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप भी जानते होंगे कि को 0238 ये अच्छी प्रजाति रही। इसने जो है ना पिछले 5-6 सालों में गन्ने की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख दिया है। और चीनी का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, गन्ने का उत्पादन भी अच्छा हुआ, किसान मालामाल हो गए, फैक्ट्रियां जो गन्ने जो चीनी वाली हैं उनको अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन थोड़ी सी असावधानी के चलते उसमें लाल सड़न की जो बात आ गई, जिसकी वजह से वो बीमारी जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो है ना उसको हमें रोकना पड़ रहा है जी। दूसरा, जो लाल रंग की आप बात किया, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गन्ने में जो बोरर्स होते हैं, जो गन्ने के पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं, तो उनकी वजह से भी जो है ना गन्ने में लाल रंग हो जाता है। तो अगर ये लाल रंग आपको ऐसा लगता है कि उसमें जुलाई अगस्त के महीने में अगर लाल रंग हो जाता है, गन्ने को आप फाड़ें और फाड़ने के बाद देखिए लाल रंग तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर उसमें से सिरके की जैसी महक आती है तो निश्चित रूप से वो रेड राट से प्रभावित गन्ना है, लाल सड़न से प्रभावित गन्ना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो गन्ने की जो प्रजातियां आजकल, जैसे आपके यहाँ एक कोजे 85 जो कोजे 85 के नाम से जानते हैं, उसके बाद जो करनाल वाला सेंटर है वहाँ से एक प्रजाति निकली है जिसको कि हम को 15023 के नाम से जानते हैं। हमारे लखनऊ संस्थान से एक वैरायटी निकली है जिसको कि हम कोलख 14201 के नाम से जानते हैं।
एक चौथी वैरायटी है जो गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से निकले, जिसको कि हम कोसा 13-235 के नाम से जानते हैं। ये प्रजातियां, सभी प्रजातियां ऐसी हैं कि 238 जो प्रजाति है उसके बराबर उपज और चीनी की मात्रा देने की क्षमता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने की बुआई के लिए जो बीज लें, बीज वाली फसल से ही लें। और ये प्रक्रिया किसान भाइयों अपने क्षेत्रों में आप जरूर रखें कि गन्ने की जो फसल है सीड के लिए, बीज के लिए, उसकी बुआई आप अलग से करें। और ऐसा करेंगे तो आपके जो ना उसमें बीमारी नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक काम आपको और करना है कि बीज का जो शोधन है, एक जो बाविस्टीन की जो दवा आती है, करीब उसको जो ना 112 ग्राम दवा ले लें और 112 लीटर पानी ले लें। या एक थायोफिनेट मिथाइल आती है, उसकी भी 112-15 ग्राम मात्रा ले लें और उतना ही पानी मिला करके और गन्ने के कटे हुए टुकड़ों को आधे घंटे तक उसमें डुबोने के बाद ही आप बुआई करें। इसके पहले आपको एक काम करना है कि एक ट्राइकोडर्मा कल्चर, आप सभी लोग जानते होंगे, ये सभी किसान भाइयों के लिए है कि एक तो आपने बीज का शोधन कर दिया, लेकिन भूमि का शोधन भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये रेड राट यानी जो बीमारियों के जीवाणु है वो मिट्टी में भी रहते हैं। तो रेड राट कल्चर करीब 15 से 20 किलोग्राम कल्चर आप सड़ी हुई गोबर की खाद में या चीनी मिल की जो सड़ी हुई मैली है उसमें मिला करके खेत की तैयारी करते समय अगर आप बिखेर देंगे तो खेत में बीमारी वाले जो जीवाणु है वो नहीं रहेंगे और आपका गन्ना स्वस्थ होगा दोनों तरफ से। जी हरि सिंह जी, विस्तार से जाना आपने कि क्या उपाय आप कर सकते हैं, किस तरह से लाल सड़न से बचाव कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर आपने विस्तार से जान लिया। हमें उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आपको जरूर होगा। आगे बढ़ते अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र पटेल जी मध्य प्रदेश से, उनका रुख करते हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम जी, अभी 15 मार्च के बाद में बोनी होनी है। हेलो जी, 15 मार्च के बाद आपको मूंग की फसल बोनी है? जी हाँ, 15 मार्च के बाद ही हुआ। ठीक है। होता क्या है, 2 पत्ती होने के बाद में इल्ली लग जाती है मूंग में। 2 पत्ती लगती है फिर इल्ली लग जाती है? जी नहीं, इल्लियां तो प्रोसेस बताएगी। डॉक्टर समरपाल, क्या इनकी समस्या को आप समझ पा रहे हैं? कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बताते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी बताया जो अच्छा उत्पादन देने वाली। हाँ जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि जो मूंग की फसल हम लगाते हैं 15 मार्च के बाद में, उसमें 2 पत्ते होते हैं तो उसमें बीमारी लगने स्टार्ट हो जाती है। तो पहला तो क्या है, जो मूंग की फसल जो किसान भाई लगाना चाह रहे हैं वो अपने पानी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि अगर खारा पानी है तो मूंग की फसल नहीं चल पाएगी। तो पानी और मिट्टी की जांच कराने से पहले, मतलब बुवाई से पहले पानी और मिट्टी की जांच कराएं। और अगर खारी जमीन और खारा पानी है तो वहाँ मूंग की फसल ना लें। सिंचित क्षेत्र में ही मूंग की फसल ले सकते हैं, उसके लिए पहले पलेवा करना पड़ेगा, उसके बाद में मूंग की बुवाई करें। और जो बता रहे हैं कि उसमें दिक्कत आती है वो टेम्परेचर के द्वारा आती है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर लगभग मूंग की फसल जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती है। उससे ऊपर होने पर उसमें जो है कुछ पौधे मुरझा जाते हैं और पौधों का जो संख्या है प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर वो कम हो जाती है और पौधे उतना मुनाफा नहीं मिल पाता, क्योंकि पौधों की संख्या कम होने से। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने पानी की जांच कराएं, फिर उसके बाद ही मूंग की फसल लें। उसके लिए अच्छी वैरायटी MH 421, पूसा 1431 वैरायटी हैं जो कम समय वाली हैं और आप बरसात से पहले ही ये कट जाएंगी। जी बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी जरूर करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो ईमेल के जरिए भी हमारे पास पहुंचने लगे हैं, इन्हें हम कार्यक्रम में आइए शामिल करते हैं। रमेश रंगा जी ने सवाल भेजा है बोस्ते फतेहाबाद हरियाणा से और इन्होंने सवाल ये किया है कि गेहूं की कटाई के बाद मूंग की बिजाई कर सकते हैं क्या, कौन सी वैरायटी ले, और इन्होंने ये भी बताया है कि आगे उन्हें धान लगानी है। तो बताएं डॉक्टर समरपाल। जी, मूंग की गेहूं की कटाई के बाद मूंग का जो समय है 20 अप्रैल तक आप बुवाई कर दें, क्योंकि 15 अप्रैल तक आपका गेहूं कटेगा। उसके बाद भूसा वगैरह अपने मतलब एडजस्ट करने के बाद आप मूंग की बुवाई करें। और मूंग की बुवाई के ड्यूरेशन, जो कम ड्यूरेशन वाली जो मूंग की वैरायटी उनका चुनाव करें। MH 421 का चुनाव करें, पूसा 1431 का चुनाव करें। इनका चुनाव करेंगे तो ये पहले ही धान की फसल लगाने से पहले ही हमारी मतलब कट जाएंगी और किसान जो है ये बीज का जो समय है उसका उपयोग कर पाएंगे। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राकेश कुमार जी सिरसा हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं।
हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, गन्ने की कोई नई किस्म अच्छी होगी और मूंग की? जी, मूंग की अच्छी किस्म? हाँ जी, कोई नई किस्म होगी। ठीक है, बताएं डॉक्टर समरपाल। जी, मूंग की आप हरियाणा से बात कर रहे हैं, तो मूंग की आपके हरियाणा में MS 421 बहुत अच्छी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई है। इसकी खास बात है कि एक साथ ही पकेगी ये, और कोई भी फली नहीं झड़ती है इसकी, और जो पीला रोग जो है, येलो मोजेक वायरस जो है वो लगता है इसमें बिल्कुल नहीं लगता। तो इसलिए क्या है, आप इस वैरायटी का हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसका चुनाव करें। और आपकी जो उपज प्रति हेक्टेयर रहेगी 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहेगी, और अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं इस वैरायटी का प्रयोग करके। तो राकेश जी, जाना आपने मूंग की कौन सी वैरायटी आप ले सकते हैं अपने क्षेत्र में। उम्मीद है इसका चुनाव आप करेंगे और अच्छी पैदावार भी आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर एसएन सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि गन्ने के साथ साथ सह फसली के तौर पे आपने बताया कि कुछ दलहनी फसलें ली जा सकती है। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सब्जी फसलें भी और ऐसी हैं जिन्हें सह फसली के तौर पर लिया जा सकता है, जो अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा देगी किसानों को? जी 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 बिल्कुल। देखिए, दलहनी फसलों की जो हमने बात बताई थी, उसमें जो ना एक चीज़ और रह गई थी कि जब 65 से 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं दलहनी फसलें, फलियों की तोड़ाई कर लिया, जो फसल अवशेष होते हैं उनको गन्ने के खेत से निकाले नहीं, उनको जो है ना गन्ने की पंक्तियों के मध्य उनको दबा दिया जाए, और टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो आपको यूरिया देनी है, यूरिया दे करके और आप गन्ने की लाइनों के बीच में पलट देंगे, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, यानी उसकी जो ताकत है माटी की, वो माटी की ताकत मजबूत हो जाएगी, और उसमें अगले साल जो आप पेड़ी लेने वाले हैं, पेड़ी की अब फसल जो है ना बहुत ही बढ़िया होगी, और कम यूरिया देने के बावजूद भी आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आपका जो सवाल है कि जो है ना क्या उड़द मूंग यानी दलहनी फसलों के अलावा भी सहफसली खेती कर सकते हैं वसंतकालीन गन्ने में? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे उत्तर भारत में, और मैंने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे किसान जो है ना, यानी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, उसमें जो है ना लौकी, तुरई और खरबूजा, तरबूजा, इस तरह की फसलें, और खीरा जी, लखीमपुर खीरी में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खीरे की सहफसली खेती करने के बाद बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और एक खीरा अगर आप बाजार में लेने जाते हैं तो पूरे सीजन आपने देखा होगा कि एक खीरा आप लेते हैं तो 4 या 5 रुपए से नीचे का आपको नहीं मिलता है जी, तो इस तरह, और जब उसमें उत्पादन कम होने लगता है तो खीरे की मांग बहुत बढ़ जाती है। और खीरे को यह कहा गया है कि हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, ये हमारे जो है ना, जो मानव जो हमारे हम लोग खाना खाते हैं, तो उसमें अगर खीरे वगैरह को हम लोग शामिल कर लेते हैं तो भोजन हमारा बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह से कद्दू वर्गीय तो कई विकल्प जो हैं वो किसानों के पास है, वो फसली के तौर पर कई फसलें ले सकते हैं वसंतकालीन गन्ने के साथ ही। बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बसंतकालीन गन्ना और सहफसली खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही मूंग की खेती के बारे में भी यहाँ पर हमारी बातचीत जारी है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर hellokisan2015@gmail.com पर आप सवाल भी भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। रमेश जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। जी, मैं रमेश नोनिया हल्की लखीसराय बिहार से बोल रहा हूँ। मैं मूंग की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ कि कौन सा बढ़िया किस्म का बीज लगाऊं जो कि अच्छा उपज हो कम समय में। बिल्कुल, तो मूंग की अच्छी किस्म के बारे में जानना चाहते हैं बिहार के लिए, डॉक्टर समरपाल बताएं। जी, आप मूंग की खेती करना चाहते हैं तो पहला तो यह है कि आपके जो बिहार क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त प्रजाति है उसका चुनाव करें। इसके लिए आपको निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र या किसी कृषि संस्था से मतलब सहयोग लेना पड़ेगा। वैसे जो मूंग की जो फसल है, ग्रीष्मकालीन फसल है, उसके लिए आपको MH 421, पूसा 1431 और IPM 02-3 ये किस्में हैं, इनका चुनाव आप कर सकते हैं। और इनकी जो बुवाई जो है गेहूं की कटाई के बाद, सरसों की कटाई के बाद निश्चित रूप से करें। बिल्कुल, तो रमेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डॉक्टर सिंह जानना चाहेंगे आपसे कि आपने बताया किस तरह से कि गन्ने के साथ साथ कई सब्जी फसलें भी ली जा सकती है। ऐसे में जब उर्वरकों का प्रबंधन करना हो तो फिर किस तरह से करें किसान, इसके बारे में हमें बताएं। हाँ, देखिए, उर्वरकों का जो प्रबंधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी। कभी कभी हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब गन्ने की बुआई की जाती है तो बुआई के समय ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं या ज़्यादा फास्फोरस या ज़्यादा पोटाश डाल देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि यूरिया ज़्यादा डालते हैं और फास्फोरस और पोटाश नहीं डालते हैं। लिहाजा पहली बात तो यह है कि जो है ना, हम अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करा लें और मिट्टी में जानने का प्रयास करें कि हमारी खेत की जो मिट्टी है जिसमें कि हम गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। तो उस स्थिति को जानते हुए जो भी संस्तुतियां आती हैं उनके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे खेतों में जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती है, बहुत दूसरे कई प्रदेशों का हम लोगों ने दौरा किया हुआ देखा है कि अब फास्फोरस और पोटास तत्वों की कमी हमारी मिट्टियों में होती जा रही है। और पोटास तत्व की अगर कमी हो गई तो गन्ने में बीमारी और कीड़ों को से लगने वाली समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनमें वो ताकत नहीं रह जाती है कि वो बीमारियों से लड़ सके या कीड़े मकोड़ों के आक्रमण को वो सहन कर सकें। जैसे कि एक कमज़ोर लड़का या कमज़ोर मनुष्य हो जाता है तो उसमें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, उसी तरह से हमारे गन्ने के पौधे को भी हमें मजबूत बनाना है, मिट्टी से मजबूत बनाना है। प्रजाति आपको बढ़िया मिल गई लेकिन हमें मजबूत बनाना है मिट्टी से। और हमें 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम डाई फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, इसका आपको प्रयोग करना है। और साथ ही साथ आपको एक काम ये करना है, मोनालिसा जी, ये बहुत बढ़िया चीज़ बताने में जा रहा हूँ कि हम अपने खेतों में साल में एक बार, अगर यह साल में एक बार नहीं हो पाता है तो 2 साल में एक बार ढेंचा फसल की जरूर बुआई करें। इसको हम काले सोने की संज्ञा देते हैं। अगर ढेंचा फसल में मिट्टी में सड़ता है तो सड़ने के फलस्वरूप उसमें ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं जो मिट्टी में रहने वाले जो जीवाणु हैं, जो विषाणु हैं, जो बीमारी कारक होते हैं, उनको मारने की क्षमता होती है। और हमारी डॉक्टर एहसन सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आपको रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। विनोद कुमार जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, बताएं। हमारे जिले के लिए कुछ अच्छा सा मूंग की खेती के बारे में बताइए सर। जी, आपके क्षेत्र में मूंग की खेती आप करना चाहते हैं? हाँ, चना काटने के बाद। अच्छा, चने के बाद, ठीक है। तो जानना चाहते क्या ये संभव है या नहीं? बिल्कुल, डॉक्टर समरपाल बताएं। जी, आपको चना की कटाई आपकी अप्रैल में हो जाएगी
और उसके बाद आप निश्चित रूप से मूंग की खेती लें। और ये मूंग, अगर आप मूंग की खेती लेते हैं चने के बाद में और आप ज़्यादातर अपने फसल चक्र में, मेरे को लग रहा है कि आप दलहनी फसलों को ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहेगा और अगली जो फसल लेंगे आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी रहेगी। तो चने के लिए आप, मूंग के लिए आप MH 421 वेराइटी का चुनाव करें या कोई अपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र से जो लोकल आपके लिए रिकमेंडेड वेराइटी है उसका चुनाव करें। आप दलहनी फसलों को अपने फसल चक्र में जरूर शामिल करें। जैसे सर ने अभी बताया था कि बहुत से पोषक तत्वों की कमी हमारी जमीन में आ रही है। जो गन्ने वाले क्षेत्र हैं उसमें फास्फोरस की कमी आ रही है, पोटास की कमी आ रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो किसान भाई गन्ने के साथ सहफसली दलहनी फसल लेते हैं, मूंग लें या उड़द लें, जो भी लेते हैं, तो उसमें क्या है, जो इनकी जो करैक्टर है दलहनी फसलों का, उसकी जड़ों के गलने के बाद जो उससे एसिडिक बनता है, वो हमारी जो ज़मीन है उसका जीवाश्म पदार्थ को बढ़ाता है और जो फिक्स फास्फोरस है हमारी ज़मीन में उसको जो है अवेलेबल कराता है पौधे को, और पोटेशियम की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। और माइक्रोब जो क्योंकि ज़मीन को हमने माना है कि ये मतलब जीवित है, तो माइक्रोब की जो एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं जहाँ दलहनी फसल ली जाती है। तो आप अपने क्षेत्र में जो पोषक तत्वों की जो कमी आ रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उनकी जो कमी को दूर करना चाहते हैं तो दलहनी फसल ज़रूर लें अपने फसल चक्र में, जिसके द्वारा हम अपनी ज़मीन को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जाना आपने विनोद जी आपके सवाल का जवाब। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल आया है, इसे आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है प्रमोद कुमार यादव जी ने और इनका कहना है कि महोदय, गन्ने की पौध तैयार न करके क्या बड विधि से गन्ना पौधा खेत में बड बोकर फसल तैयार की जा सकती है? इसके बारे में उन्हें जानकारी चाहिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल किया। और देखिए, आज ये समय की मांग है कि हमारी जो है ना, जो हम 3-3 आंख की गन्ने की बुआई करते हैं, तो ऐसा करने से करीब 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें गन्ने का बीज लगता है और वो करीब 22,000 से लेकर के 25,000 तक हो जाता है। तो ये हमारी उत्पादन लागत को जो ना बढ़ाता है। तो उत्पादन लागत को कम करके और मुनाफा बढ़ाना है तो हमें 3 आंख की बजाय 1 आंख की गन्ने की बुआई पर हमें ध्यान देना होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी खेत की मिट्टी की जो नमी का प्रतिशत है वो करीब 17 से 18% होना चाहिए। और मोटी मोटी भाषा में अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आपकी मिट्टी खेत की है और आप नीचे से मिट्टी उठाएं और उसका लड्डू बनाएं, लड्डू बन जाए और अपने बराबर से उसको छोड़ दें और लड्डू अगर फूट जाए तो समझ लीजिए कि खेत में ओट अच्छी है, नमी का प्रतिशत बहुत अच्छा है। साथ ही साथ गन्ने के जमाव के लिए जो है ना, सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो ये हैं। जैसे आपने 1 आंख की बात की, बहुत बढ़िया सवाल आपका है। तो 1 आंख के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस खेत से आपको बीज लेना है उस खेत में आप सिंचाई करवा दें और सिंचाई कराने के बाद फिर 1 हफ्ते के बाद करीब 25 किलोग्राम यूरिया लाइनों में आप डाल दें। तो उससे क्या होगा कि गन्ने के अंदर नमी का प्रतिशत अच्छा हो जाएगा और यूरिया के जाने के बाद से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगी, जमावर्धक होगा। और उस 1 आंख के टुकड़ों को फिर अगर गन्ने की बुआई करेंगे तो अच्छा जमा होगा। और इसके साथ ही साथ में एक चीज महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर हसन सिंह, इसीलिए माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। संतोष पटेल जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, हम जानना चाहते हैं गन्ने के विषय में। जी बताएं। कि हमारे नरसिंहपुर जिला में कौन सी अच्छी रहती वैरायटी, कौन सी किस्म? अच्छा, देखिए, नरसिंहपुर से आप बोल रहे हैं? जी हाँ, नरसिंहपुर हम खूब जाते रहते हैं और नरसिंहपुर के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है। आपके क्षेत्र में जो है ना, जो जलवायु है वहाँ की नरसिंहपुर की, वो जो है ना उत्तर भारत की जलवायु और मतलब महाराष्ट्र की जो जलवायु है लगभग बीच की जलवायु है। तो न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रजातियां उत्तर भारत की काम कर जाती हैं और कुछ प्रजातियां उधर की महाराष्ट्र की काम कर जाती हैं। ऐसे में जो है ना, जो हमने देखा है कि आपके यहाँ के लिए जो है ना COVSI 8005 8005 एक प्रजाति है, बहुत बढ़िया प्रजाति चल रही है। लेकिन इसमें खास बात यह है ध्यान देने वाली कि आपको इसमें जो है ना मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गहरी बुआई करेंगे और मिट्टी चढ़ाएंगे तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। वैसे तो जो है ना COM जो फूले के नाम से जानते हैं 265 प्रजाति बहुत बढ़िया चल रही है। 10,001 10,001 भी प्रजाति
बहुत बढ़िया आ रही है। तो ये 3 प्रजातियां जो हमने देखा आपके क्षेत्र में, 3 प्रजातियां बढ़िया काम कर रही हैं, और एक प्रजाति जो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में है, वहां से एक प्रजाति आने वाली है। अभी रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन आपके क्षेत्र के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रजाति आने वाली है। तो लेकिन सबसे बढ़िया नरसिंहपुर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप जब प्रजातियां लाते हैं तो किसी अज्ञात स्रोत से न लाएं। आप सरकारी जो संस्था है वहां से बीज लाएं, और बीज लाने के बाद बीज को शोधित करके बोएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि आपके क्षेत्र में कंडुआ रोग, जो इसको हम स्मट के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा फैल जाता है, उसका रोकथाम भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अच्छी प्रमाणित स्रोत जो होते हैं वहां से बीज लेना बेहद ही जरूरी है, साथ ही उसकी रसीद को भी रखना बेहद ही जरूरी है। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे डॉक्टर समरपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जब मूंग की खेती करते हैं तो जैसे कि आपने बातचीत में बताया कई बार हमें कि इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ती है, लेकिन इसके साथ ही जो पौधे हैं उनकी अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए जो खाद उर्वरकों का प्रयोग है किसानों को, वो किस प्रकार से करना चाहिए? जी, मूंग की खेती करते समय खाद और उर्वरकों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी उपज पूरी लेने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन जरूरी है। सबसे पहले किसान भाई, जैसे सर ने बताया था, कि अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी खेती क्या दशा है। अगर जहां मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा है, ईसी ज़्यादा है, तो वहां पे मूंग की खेती नहीं लेंगे। जहां खारा पानी है वहां नहीं लेंगे। तो हमें अपना जो है मिट्टी की जाँच से हमें पता चला किस पोषक तत्व की हमारे मतलब खेत में कमी है, उसके अनुसार हम अपना जो है आगे का मूंग की खेती करेंगे। और इसमें पोषक तत्वों में 10 टन गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद 15 दिन पहले बुवाई से खेत में मिलाएं। उसके बाद हमारे को नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत रहती है। उसके लिए हमें 100 kg DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त है, जिसमें 20 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 40 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास। और हमारे को सल्फ़र की मात्रा जो है वो भी उसमें डालनी है, वो 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फ़र का भी प्रयोग करें किसान भाई। इसमें 1 एकड़ में अगर सल्फ़र डालनी है तो 10 किलो सल्फ़र पर्याप्त है। और जिंक की अगर कमी है तो जिंक का प्रयोग भी जिंक सल्फेट के द्वारा उसे कर सकते हैं। तो और किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि ये जितने ही पोषक तत्व हैं एक साथ ही मतलब बुवाई के समय ही हमें खेत में देने हैं, उसके बाद नहीं देने हैं, क्योंकि जो मूंग की फसल है वो स्वयं अपना भोजन में नाइट्रोजन बनाती, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वायुमंडल नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण जमीन में करती है। और उसमें जो गांठें हैं, नोडुल्स हैं, वो बनना 12 दिन के बाद प्रारंभ हो जाते हैं। तो वो अगर आप नाइट्रोजन अगर बाद में दोगे या ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन दोगे तो उसमें नोडुल्स की संख्या कम रह जाएगी और हमारी जो फसल है उसका उत्पादकता कम हो जाएगी। और जो हमारी पौधा है वो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण जमीन में करता है वो बहुत कम रहेगा। तो इससे जो है हमारी जो आगे आने वाली फसल है और हमारी जमीन है उसकी उर्वरकता क्षमता भी कम रहेगी। इसलिए इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन जितना बताया गया है समय से और उचित मात्रा में करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, इसी तरह से हमारी चर्चा इस विषय पर जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवाल लगातार इसी तरह से भेजते रहें, ईमेल के जरिए भी और फोनलाइन के जरिए भी जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बसंतकालीन गन्ने और सह फसली खेती और मूंग की खेती के बारे में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। रमेश कुमार पटेल जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, ये गन्ना की खेती लगाना चाहते हैं सर, उसमें मूंग बो सकते हैं क्या? हरी बात। हाँ, देखिए बहुत बढ़िया, इसमें काफी चर्चा हो चुकी है। बसंतकालीन गन्ने की बुआई करने के बाद आप मूंग की जो है ना 2-3 लाइनें आप उसमें बीच में बो सकते हैं। अगर 120 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी गन्ने की है तो 4 पंक्तियां भी आप ले सकते हैं। अन्यथा अगर 3 फीट की दूरी पर गन्ना बोते हैं तो 2 पंक्तियां लगा करके और ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। बिल्कुल, तो रमेश जी जाना आपने, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ईमेल के जरिए सवाल हमें मिल रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। कुलदीप शर्मा जी ने सवाल भेजा है शामली उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि इनके गन्ने की फसल में पत्तियां पीली पड़ गई है, पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कभी कभी ये होता है किसी गन्ने की प्रजाति की एक विशेषता होती है कि जैसे हमारी जो कोलक 14-201 प्रजाति है, उसमें ठंड के कारण जो है ना पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और जब मौसम अनुकूल होने लगता है, गर्मी आने लगती है, तो वो जो ना चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लिहाजा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये अप्रैल और मई जून के महीने में जो गर्मी का महीना होता है, उसमें जो है ना 3-4 स्प्रे हमारे किसान भाई करते हैं। उसमें से जो है ना 3.5% का घोल यूरिया, डाई और मिरोटा पोटास या इफ्को का 19-19-19 का एक फर्टिलाइजर आता है, उसका 3.5% यानी 3.5 किलोग्राम खाद और 100 लीटर पानी में मिला करके और साथ में जब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के मिक्सचर्स आते हैं उनको मिला करके 3-4 स्प्रे करा देंगे तो ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल कुलदीप जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ मिल गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देते हैं। दिनेश जी ने सवाल भेजा है भिवानी हरियाणा से। इनका कहना है कि इन्होंने गन्ने की किस्म लगाई है 3839 और इनका कहना है कि इसमें टॉप बोरर बहुत होता है, फंगस भी बहुत होता है। हर प्रकार का फर्टिलाइजर का प्रयोग कर चुके हैं लेकिन काफी नुकसान हो रहा है, तो क्या करें? देखिए, ऐसा नहीं कि टॉप बोरर की जो शिकायत है इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा रही है और मुझे लगता है कि अब जो रसायन जो डाला गया है, हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि जो रसायन आप लेते हैं तो एक अच्छी दुकान से आप उस रसायन को लें और तभी डालें। कभी कभी ये होता है कि गलत रसायन आने की वजह से फिर हम लोग बदनाम हो जाते हैं कि वो जो दवा अच्छे से काम नहीं की। लेकिन एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि फरवरी मार्च के महीने से अपनी फसल की जो है ना निरीक्षण करना शुरू कर दें और गन्ने की पत्तियों में देखें कि अगर छोटे छोटे दाने दाने से दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो टॉप बोरर के जो है ना अंडे से हैं। तो नीचे की पत्तियों को जो है ना तो तोड़ना बहुत जरूरी होता है और गन्ने की सतह से अगर कल्ले फूटते हैं तो कल्लों को निकाल करके मवेशियों को खिला दें, जिससे कि नियंत्रण की तरह की वजह से भी आप जो है ना ये जो टॉप बोरर है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दिनेश जी आपने विस्तार से जाना कि क्या उपाय आप अपना सकते हैं जिससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और ये समस्या नहीं आएगी। चलते चलते डॉक्टर समरपाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो मूंग की फसल है उसमें किस तरह से महत्वपूर्ण रोग व कीट लग सकते हैं, नुकसान की जिससे आशंका रहती है, और बचाव के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? जी, सबसे पहले है कि मूंग की खेती है उसमें कीट पतंगों का आक्रमण रहता है और उसमें नुकसान की संभावना रहती है। तो इसमें है एक वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, जो कि जो पौधा है वो पीला पड़ने लगता है उसके प्रकोप से, क्योंकि वायरस के द्वारा वायरस फैलाता है और पीला पड़ने के बाद उसके फल और फूल जो है मतलब एकदम कम होने लगते हैं, पौधा सूखने लगता है और उत्पादन एकदम खत्म हो जाता है। बहुत तेजी से ये रोग फैलता है, तो उसके लिए हमारे को इमिडाक्लोरोपिड का जो स्प्रे करना है, 1 ml इमिडाक्लोरोपिड 3 लीटर पानी में मिलाकर इस हिसाब से स्प्रे करें, जिससे क्या है हमारी फसल को बचाया जा सकता है। दूसरा यह है कि जो येलो मोजेक वायरस है उसकी रोकथाम के लिए येलो मोजेक वायरस के रेजिस्टेंस जो वैरायटी हैं उनका चुनाव करें, जैसे पूसा विशाल है, MH 421 वैरायटी है, तो उनका चुनाव करेंगे तो ये जो है बीमारी हमारे को खेत में आएगी ही नहीं। और दूसरा यह है कि जो रस चूसक कीट है, रस चूसक कीटों का रोकथाम के लिए भी इमिडाक्लोरोपिड 1 ml
प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें तो वो कीट जो है काफ़ी मतलब नहीं आएंगे और हमारी फसल अच्छी रहेगी। जी, डॉक्टर समरपाल सिंह और डॉक्टर एस एन सिंह, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी इस कार्यक्रम में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी जानकारियां थी और बहुत ही विस्तार से आपने जाना कि किस तरह से बसंतकालीन गन्ने की आप खेती कर सकते हैं, उसके साथ सह फसली खेती ले सकते हैं और साथ ही इस समय मूंग की खेती से भी आपको किस तरह से लाभ हो सकता है। उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय आपको बता देते हैं। सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बेहद ही महत्वपूर्ण ये विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा होगी सोमवार के कार्यक्रम के दौरान। इसके बारे में आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनके जरिए भी लगातार आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के जरिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अपने सवालों के वीडियोस बनाकर हमें टैग कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, जिससे आप सीधे हमारे YouTube पेज से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप हेलो किसान के तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।